अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे। क्लियर साइंस इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे चाइना इंडिया को एक नए नज़रिए से देखने लगा है अमेरिका के दोस्त की तरह, और कैसे इंडिया को इस नज़रिए को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। शुरू करेंगे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। आपका आज का क्विज़। अगला आधा पौना घंटा आप इन्वेस्ट करेंगे क्लास में और 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, हर चीज़ इस क्विज़ में कवर होगी। तो आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि आउट ऑफ 6 आपको 6 मार्क्स लाने हैं। क्विज़ का सोल्यूशन मैं क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। आपको यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छे और बेहतरीन कोर्सेज मिलते हैं। डिस्क्रिप्टिव का, बैंकिंग का, एसएससी का, सभी कोर्स मैं खुद बनाता हूँ। फ़ायदा आप इनका ऐप पे जा करके ले सकते हो। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू ऐप, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। चलिए, करेक्ट क्लियर सिग्नल्स। देखिए, सिग्नल तो आप जानते ही हैं, और क्लियर मतलब साफ साफ। करेक्ट, बिल्कुल साफ सी हिंट्स और सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं। और बात किसी की जा रही है? ऑन इंडिया चाइना टाइज एंड द न्यू ग्लोबल करंट्स। बात हो रही है इंडिया और चाइना के रिश्तों की, टाइज की, रिलेशनशिप्स की, और उस नए ग्लोबल रुझान की, करंट की, लहर की, जो अभी सब देख पा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? इंडिया चाइना के रिश्ते एक नए ग्लोबल रुझान यानी करंट यानी कि धारा के अंदर बदलते जा रहे हैं, और सिग्नल्स बहुत ही क्लियर हैं। टाई का मतलब होता है रिश्ते, करंट का मतलब होता है फ्लो, टाइड, ट्रेंड, कोई नया रुझान कहलाता है करंट। चलिए अब इसको डिटेल में देखें क्या कहना चाह रहा है इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है इंडिया एंड चाइना मस्ट टेक ऑन बोर्ड ग्लोबल करंट्स दैट कुड रीशेप टाइज। कह रहा है इंडिया और चाइना को एक काम करना ही पड़ेगा, मस्ट टेक, इस काम को लेना ही पड़ेगा। अच्छा, कौन सी चीज़ को भाई? ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा ग्लोबल करंट्स को। जब किसी चीज़ को आप टेक ऑन बोर्ड करते हैं तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ को ज्वाइन करते हैं। तो इंडिया और चाइना को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, टेक ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा ग्लोबल करंट्स को, वैश्विक रुझानों को, जो कि रीशेप कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं इन दोनों के बीच के टाइज को, दोनों के रिश्तों को। तो सारी चीज़ों को कंसीडर करके एक नए सिरे से नई रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहिए इंडिया और चाइना को। इंडिया चाइना की वर्ब है मस्ट टेक, दैट की वर्ब है कुड रीशेप। दैट आया करंट्स के लिए, करंट का मतलब होता है रुझान, है ना। रीशेप, रीस्ट्रक्चर, किसी चीज़ को नई शेप देना। जब किसी चीज़ को टेक ऑन बोर्ड करते हैं, इसका मतलब होता है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। ये बना है ऑन बोर्ड, इस जो है ना ऑन बोर्ड नाम के फ्रेज से। अब एक काम करेंगे, बोर्ड से बनने वाले, टेक ऑन बोर्ड तो मैंने आपको बता ही दिया, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना या ज्वाइन कर लेना। ऑन बोर्ड या बोर्ड से बनने वाले दो फ्रेजेस हमारे पास और हैं, अबव द बोर्ड एंड अक्रॉस द बोर्ड। एक बार अपने आप से पूछो दोनों के मीनिंग्स आपको आते हैं या नहीं आते हैं, फिर मैं आपको इनको डिटेल में समझा देता हूँ। चलो, वो कैब को हमेशा दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना करके रखो, चीज़ों को कनेक्ट करके। जब बोर्ड को पढ़ रहे हो ना, तो बोर्ड से बनने वाली सारी इडियम्स आपको एक साथ पढ़नी है, ठीक है। अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट। इसको फेयर एंड स्क्वायर भी बोलते हैं या ऑनेस्ट बोल दो, बहुत ही ईमानदार आदमी कहलाता है अबव बोर्ड। और अक्रॉस द बोर्ड का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग एवरीवन। अब ये मैं आपको समझा देता हूँ बना कैसे। बोर्ड का मतलब होता है शिप, शिप का जो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है जहाँ पे आप खड़े होते हो उसको बोलते हैं बोर्ड, है ना। अगर कोई आदमी को टेक ऑन बोर्ड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? उस आदमी को अपनी नाव पे, अपनी कश्ती पे सवार करवा रहे हो, उसको एक्सेप्ट करके ज्वाइन करवा रहे हो। ऐसे याद रखो, टेक ऑन बोर्ड करना, एक्सेप्ट एंड ज्वाइन करना। अगर आप अबव बोर्ड हो तो आप एक ऐसे आदमी हो, एक ऐसे नाविक हो, एक ऐसे सेलर हो जो अपनी शिप पे खुले आसमान के नीचे खड़ा होता है। अबव बोर्ड कहने का मतलब है आप ईमानदार हो। जो लोग बेईमान होते हैं, शिप्स के लुटेरे होते हैं, पायरेट्स होते हैं, वो कभी अबव बोर्ड नहीं रहते हैं, वो शिप के नीचे तहखाने में छुपे रहते हैं, है ना। तो अबव बोर्ड का मतलब है आप पायरेट नहीं हो, अपनी शिप के ऊपर हो, ऑनेस्ट आदमी हो, लुटेरे नहीं हो, है ना। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड पे जितने भी लोग हैं सब पे ये चीज़ लागू पड़ेगी, इंक्लूडिंग एवरीवन, दिस थिंग अप्लाइज टू एवरीवन अक्रॉस द बोर्ड। इसको मैं आपको एक सेंटेंस के जरिए समझा देता हूँ। द कंपनी हैज़ गिवन अ wage hike of 10% across the board।
कंपनी ने 10% की एक वेज हाइक दी है अक्रॉस द बोर्ड में, हर आदमी इसमें इंक्लूडेड है, कंपनी का सीईओ भी और कंपनी का पियोन भी। आगे बात समझ में, इंक्लूडिंग एवरीवन इज अक्रॉस द बोर्ड। तो ये 3 फ्रेज बनते हैं बोर्ड से, याद रखें इनको, एक साथ दिमाग में बिठा के रखें। चलिए अब एक काम करेंगे, इस आर्टिकल की सारी वोकैब देख लेते हैं ताकि अपने इसको स्मूथली बढ़ते जाएं। उसी के साथ आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूंगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्जाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं तो इसमें इजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम से एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। जरूर से डिस्काउंट का फायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। अपनी वोकैब शीट है, सारे नए पुराने वर्ड्स इसी शीट में मिलेंगे। इस टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ आपको ग्रुप का नाम सर्च करना है, YD योर इंग्लिश ट्यूटर। हमारा पुराना वाला ग्रुप जो है वो बंद हो चुका है, ये नया ग्रुप है, इसी को ज्वाइन करें। चलिए आज के वर्ड्स कौन कौन से हैं। स्वे, इम्पेंडिंग दोनों पुराने हैं। पैडल ये नया वर्ड है, मटेरियलाइज ये भी नया है, और स्टोक ये भी नई वर्ब है। तो 2 पुराने और 3 नए। स्वे का मतलब क्या होता है? स्वे का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, किसी चीज़ पे असर डालना, प्रभावित करना, किसी चीज़ को अपने हिसाब से मोड़ तोड़ देना, है ना, स्वे करना। द रूलिंग पार्टी हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन टू स्वे द यंग वोटर्स। सत्ताधारी पार्टी ने, रूलिंग पार्टी ने लॉन्च किया है एक अभियान को यंग वोटर्स को स्वे करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए। आगे बात समझ में। स्वे एक नाउन भी है, स्वे एक वर्ब भी है, यहीं लिख देता हूँ। स्वे इज़ अ नाउन एंड एज वेल एज अ वर्ब। तो इस केस में जो सेंटेंस आप देख रहे हो यहाँ पे स्वे एक इन्फिनिटिवल वर्ब का काम कर रहा है। कैंपेन टू स्वे द वोटर्स। स्वे नाम का वर्ड आज आर्टिकल में आप देखेंगे। फिर एक वर्ड है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है जो अभी बहुत ही नियर एंड सर्टेन है, होके ही रहेगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि होके रहेगी आने वाले वक्त में और बहुत जल्दी होगी, उसको आप बोल सकते हैं इम्पेंडिंग। जनरली इम्पेंडिंग के साथ में एक नेगेटिव जो है ना थीम जुड़ी होती है, नेगेटिव चीज़ों के लिए अपने यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। द लीडर्स ऑफ 2 पार्टीज हेल्ड पार्लेज टू अवर्ट एन इम्पेंडिंग वॉर। दोनों पार्टीज़ के लीडर्स ने, दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स ने पार्लेज को हेल्ड किया। पार्लेज का मतलब होता है डिस्कशन, ये एक पुराना वर्ड है, कई बार कर चुके हैं। दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स ने डिस्कशंस को होल्ड किया, ऑर्गेनाइज किया बातचीत को, ताकि वो बच सकें, अवॉइड कर सकें एक ऐसी वॉर से जो नियर एंड सर्टेन है, इम्पेंडिंग है। ये सेंटेंस हमने तब बनाया था जब यूक्रेन और रशिया की वॉर नहीं हुई थी, है ना। अब देखो वॉर हो भी चुकी है। इसको लूमिंग, फोर्थकमिंग या इमिनेंट भी बोलते हैं। इम्पेंडिंग का बहुत अच्छा सिनोनिम है इमिनेंट। इमिनेंट डिजास्टर, इम्पेंडिंग डिजास्टर, है ना। चलो अब ये नए वर्ड्स हैं अपने पास। पैडल। पैडल का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, या तो प्रमोट करके या उसको सेल करके। आपकी गाड़ी का यानी साइकिल का जो पैडल होता है ना, वहीं से वर्ड बना है। पैडल क्या करता है? साइकिल को आगे लेकर जाता है ना। तो पैडल नाम के नाउन से पैडल नाम की वर्ब बनी हुई है, किसी चीज़ को सेल या प्रमोट करना, और जनरली किसी इमोरल या गलत चीज़ को, सही चीज़ को नहीं, गलत चीज़ को। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। द न्यूयॉर्क पुलिस हैव लॉन्च्ड अ क्रैकडाउन ऑन साउथ अमेरिकन माइग्रेंट्स इन्वॉल्व्ड इन पेडलिंग ड्रग्स। न्यूयॉर्क की पुलिस ने लॉन्च किया है एक धरपकड़ को, शिकंजा पकड़ को, क्रैकडाउन को साउथ अमेरिका से आने वाले, लैटिन अमेरिका से आने वाले माइग्रेंट्स पे जो शामिल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं ड्रग्स को सेल या प्रमोट करने में, पेडल करने में ड्रग्स को। आगे बात समझ में। गलत चीज़ों को पेडल किया जाता है, वॉर को, ड्रग्स को, थ्रेट्स को, ऐसी गलत चीज़ों को पेडल करते हैं। इसको सेल पिच या प्रमोट करना भी बोल सकते हैं। पेडलर वो आदमी है जो गलत चीज़ों को बेचे। ड्रग पेडलर मतलब ड्रग को बेचने वाला गलत आदमी। चलिए एक और वर्ड है अपने पास, मटेरियलाइज। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मटेरियल बनाना। आपने सोच रखा है दिमाग में, ऐसा करूँगा, ये बनूंगा, ये वाला एग्ज़ाम क्रैक करूँगा, ये वाली नौकरी करूँगा, ये घूम के आऊँगा। ये सब क्या है? आपके हसीन सपने हैं, ठीक है। जिस दिन ये सपने साकार होंगे उस दिन आप इनको मटेरियलाइज करेंगे, मटेरियल फॉर्म में ले आएंगे, सपनों से हकीकत बना देंगे। तो मटेरियलाइज का मतलब होता है साकार करना, किसी चीज़ को जो है, मतलब किसी चीज़ का रियल जो है बनना, है ना। हर ड्रीम्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट मटेरियलाइज्ड विद हर सिलेक्शन फॉर द जॉब। उसका इंडिपेंडेंट बनने का सपना मटेरियलाइज हुआ, साकार हुआ उसके सिलेक्शन के साथ ही इस नौकरी में। इसको रियलाइज या मैनिफेस्ट करना भी बोलते हैं मटेरियलाइज को। अच्छा वर्ड है, इसको आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है अपने पास स्टोक। स्टोक का मतलब क्या होता है?
आपने गाड़ी कभी चलो देखी तो नहीं होगी आपने इंजन अंदर से कैसा होता है ना। सुना होगा आपने कि कोयले से चलने वाली गाड़ी कैसी होती है, जिसमें कोयला झोंका जाता है, और कोयला झोंक झोंक के क्या होता है, गाड़ी में आग को तेज़ करते हैं ताकि गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़े। जो झोंकने का काम होता है ना, झोंकने का, उस काम को बोलते हैं स्टोक करना। समझ रहे हो मेरी बात को? आग में घी झोंकना है ना, गाड़ी के इंजन में कोयला झोंकना, किसी भी चीज़ को हवा देना या झोंकने को बोलते हैं स्टोक करना। इसको स्टिर अप, फैन या जो है किंडल करना भी बोलते हैं, भड़काना। द यूएसए इज ऑफन अक्यूज्ड ऑफ स्टोकिंग वॉर्स इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स थ्राइविंग वेपन इकोनॉमी। अमेरिका अक्सर अक्यूज होता है, आरोप लगता है वॉर्स को झोंकने का, वॉर्स के अंदर मतलब वॉर्स को भड़काने का। और क्यों? ताकि ये अपनी वेपन से बनने वाली इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, जो कि थ्राइविंग है, बहुत तेज़ी से बड़ी हो रही है। तो स्टोक करना, भड़काना, किसी आग में घी झोंकना। चलिए यही 5-7 वर्ड्स हैं, 5-5 करते करते 1000 वर्ड्स हो चुके हैं। मोर देन इनफ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर पिछले वर्ड छूट भी गए हैं तो अभी से क्लासेस में रेगुलर हो जाओ। सारे वर्ड्स 1 से 1.5 महीने में रिपीट हो जाते हैं। रेगुलरिटी इज़ द की। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि रेगुलर क्लासेस मिलें, आपकी भी रेगुलरिटी बने। अब एक काम करेंगे, समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। मोटा मोटा आप समझ ही चुके हो। यूएस जो है ना, एशिया में आकर के बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में अलग अलग पैक्ट्स कर रहा है, ग्रुपिंग्स बना रहा है। कभी क्वाड बनाता है, कभी ऑकस बनाता है। इससे चाइना बहुत खफा है। चाइना का ये कहना है कि आपने नेटो जैसा एक एनवायरनमेंट एशिया में बनाने की जो है कोशिश शुरू कर रखी है, यूएस को कह रहा है। और चाइना रशिया के साथ मिल करके यूएस को यूक्रेन वॉर के लिए भी जिम्मेदार ठहराता है। तो अभी एक नए तरह के ग्लोबल करंट्स आ गए हैं, जिसमें चाइना और रशिया अलग रास्ते पे हैं, यूएस के खिलाफ हैं। और यूएस के साथ हर कंट्री जो भी कोऑपरेट करती है उसको यूएस के दोस्त की तरह और अपने दुश्मन की तरह देखते हैं। अब इन्हीं कंट्रीज़ में से एक कंट्री है इंडिया। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि अब इंडिया को अलग तरीके से देखा जाने लगा है, चाइना में और इवन रशिया में भी। इंडिया को अपने चाइना रिश्तों को फिर नई दिशा देनी होगी, नए तरीके से इन रिश्तों को हैंडल करना पड़ेगा। अब चाइना से बहुत दूरी बन चुकी है, इस दूरी को भर पाना बड़ा मुश्किल है। आगे बात समझ में? बस आज की यही समरी है। आज की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है क्या हो रहा है पूरी दुनिया में एनालिटिकल टोन में। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है चाइना's claim that the US Indo-Pacific strategy is aiming to create an Indo-Pacific version of NATO. As the Chinese Foreign Minister Wang Yi put it on March 7th, is not new. सबसे पहले बता रहा है चाइना की परेशानी क्या है। कह रहा है चाइना का जो क्लेम है, जो दावा है, कौन सा दावा भाई? दैट वो ये कि यूएस की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, यूएसए की जो प्रशांत और हिंद महासागर के देशों के लिए जो स्ट्रेटजी है, इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, जापान के लिए, कह रहा है ये स्ट्रेटजी है ना, ये एम कर रही है, इसका एक ही एम है, और क्या? क्रिएट करना एक इंडो पैसिफिक वर्जन को नेटो के। तो नेटो जो है उसको यूएस इंडो पैसिफिक में भी बनाना चाहता है। अब ऐसा कहना है चाइना का क्लेम। कह रहा है ऐसा जैसा कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने पुट इट भी किया। व्हेन यू पुट इट समथिंग, व्हेन समवन पुट समथिंग, वो उस चीज़ को डिस्क्राइब भी करता है ना। कह रहा है जैसा कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने डिस्क्राइब भी किया या पुट इट भी किया मार्च 7 को। कह रहा है ये जो क्लेम है ना, इस टाइप का जो चाइना बहुत सालों से कर रहा है और इस मार्च 7 को फिर से इन्होंने किया है, ये क्लेम इज़ नॉट न्यू, ये क्लेम बहुत पुराना है। आगे बात समझ में? चाइना की प्रॉब्लम क्या है? बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। क्लेम की वर्ब है इज, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की वर्ब है इज एमिंग, फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी की वर्ब है पुट इट। व्हेन यू पुट समथिंग, व्हेन समवन पुट समथिंग, इसका मतलब है वो आदमी उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है उस तरीके से, है ना। एज आई वुड पुट इट, जैसे मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा, पुट इट डिस्क्राइब करना, ये एक फ्रेज होता है इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के आगे द लगा हुआ है क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर के साथ में उनका नाम नहीं आ रहा है। अब आप बोलोगे नाम तो आ रहा है सर वैंग यी। सर ये नाम जो है ना, नाउन इन अपोजिशन में है, अपोजिशनल फ्रेज है, कोमा से कोमा अलग हुआ हुआ है। आ रही है बात समझ में? इस नाउन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है डायरेक्ट, कोमा लग जाने की वजह से। तो फॉरेन मिनिस्टर के आगे उसका नाम डायरेक्टली ना आने की वजह से द को यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ा। अब एक छोटा सा मैं आपको जो है ना कॉन्सेप्ट करवाता हूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजिंग लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी आपकी। कॉन्सेप्ट ये है कि प्लान और एम, ये जो वर्ब्स है ना, इनके दो फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स कैसे? पहला तो प्लान वर्ब के साथ में आप टू इन्फिनेटिव यूज़ कर लो, और दूसरा प्लान के साथ में ऑन डूइंग यूज़ कर लो। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ मुझे ये मेरा प्लान है इस जॉब को लीव करने का, इस नौकरी को छोड़ने का, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ आई प्लान टू लीव दिस जॉब। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ आई प्लान ऑन लीविंग दिस जॉब।
आ रही है बात समझ में? दोनों वेरिएशंस आपको समझनी है प्लान वर्ब के साथ में, दोनों वैलिड हैं। ऑथर की इच्छा होती है स्पीकर की वो कौन सा वाला फॉर्म प्लान वर्ब के साथ में यूज़ करना चाहता है। इसी तरीके से एम वर्ब है, ये भी दो तरीके से यूज़ होती है। पहला तरीका, द स्पीच एम्स टू रिड्यूस, द स्कीम एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, यहाँ पे टू इन्फिनिटिव को यूज़ किया है। स्कीम जो है एम करती है पॉवर्टी को रिड्यूस करना, गरीबी को ख़त्म करना। और दूसरे वाले फॉर्म क्या है, एम एट डूइंग समथिंग, द स्कीम एम्स एट रिड्यूसिंग पॉवर्टी। स्कीम भी जो है एम एट है ना, एम एट करती है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। तो ये एम टू रिड्यूस और एम एट रिड्यूसिंग दोनों एक ही बात है, एम नाम की वर्ब भी ऐसे चलती है। ये वेरिएशंस आपको पकड़नी होंगी, अगर नहीं पकड़ोगे तो कन्फ्यूजन दिमाग में बैठी रहेगी। आओ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इंडीड इवन एज लॉन्ग एज 15 years ago ड्यूरिंग द फर्स्ट आइटरेशन ऑफ द नाउ रिवाइव्ड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस क्वाड, बेजिंग वार्नड ऑफ एन इम्पेंडिंग एशियन नेटो विच ऑफ कोर्स नेवर मटेरियलाइज्ड। अब बता रहा है पुरानी बात कैसे है, पहले चाइना क्या बोलता था। कह रहा है वास्तव में यहाँ तक कि 15 साल पहले, एज लॉन्ग एज का मतलब है बहुत बड़े आंकड़े की बात कर रहे हैं, 15 साल है ना, एज लॉन्ग एज 15 years ago। कह रहा है यहाँ तक कि वास्तव में 15 साल पहले, और कब, पहले वर्जन, पहले आइटरेशन, पहले वर्जन, और किसके, जो अभी रिवाइव हुआ है इन चारों कंट्रीज़ का क्वाड। तो 15 साल पहले जब क्वाड की नींव रखी गई थी, जब पहला वर्जन बनाया गया था, है ना, कह रहे तब भी हुआ क्या था, बेजिंग ने वार्न ऑफ किया था, बेजिंग ने चेताया था, वार्निंग दी थी एक अप्रोचिंग एशियन नेटो की, इम्पेंडिंग या इमिनेंट एशिया के नेटो की। कह रहे जो कि ऑफकोर्स नेवर मटेरियलाइज, जो कभी साकार नहीं हो पाया, एशियन नेटो कभी ये बन नहीं पाया। आई बात समझ में? तो 15 साल पहले जब क्वाड की नींव रखी गई थी, वो वाला क्वाड जिसको भी रिवाइव किया गया है, जब इसका फर्स्ट वर्जन आया था तब भी बेजिंग ने वार्निंग दी थी अमेरिका को कि आप तो एक एशियन नेटो बना रहे हो, ये बहुत ही इम्पेंडिंग है, नियर और सर्टेन है, और जो कि वो एशियन नेटो कभी बना ही नहीं, आज तक कभी साकार नहीं हो पाया, मटेरियलाइज नहीं हुआ। अब मेरे ख्याल से सेंटेंस आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रही होगी। बेजिंग की वर्ब है वार्नड ऑफ, विच की वर्ब है मटेरियलाइज्ड, मटेरियलाइज होना, साकार होना। विच आया है एशियन नेटो के लिए, इम्पेंडिंग मतलब नियर एंड सर्टेन, जो सर पे खड़ा है। आइटरेशन मतलब वर्जन। बड़े आगे करें, द लेटेस्ट स्टेटमेंट डज हाउएवर अज्यूम सिग्निफिकेंस इन द करंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एंड अमिड द क्राइसिस इन यूक्रेन। कह रहे लेकिन जो भी स्टेटमेंट आई है ना मार्च 7 को, ये जो स्टेटमेंट है ना, हालांकि सिग्निफिकेंस को अज्यूम करती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। व्हेन समथिंग अज्यूम्स सिग्निफिकेंस, उस चीज़ का इंपॉर्टेंट जो है, आप देखते हो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो रही है, तो ये स्टेटमेंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है हाल के करंट के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, वैश्विक परिदृश्य में, और किस बीच, अमिड, बीचों बीच क्राइसिस के, उस तूफान के जो भी यूक्रेन में चल रहा है। आगे बात समझ में? तो यूक्रेन संकट और करंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ये स्टेटमेंट मार्च 7 की बड़ी अज्यूम सिग्निफिकेंस करती है। स्टेटमेंट की वो है डज अज्यूम सिग्निफिकेंस। अज्यूम सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बिकम इंपॉर्टेंट, कॉन्टेक्स्ट मतलब सिचुएशन, अमिड का मतलब है बीचों बीच, क्राइसिस का मतलब होता है तूफान या आपदा। चलिए आगे बढ़े। कह रहा मिस्टर वैंग स्पीकिंग इन बेजिंग ड्यूरिंग द नेशनल पीपल्स कांग्रेस अक्यूज द यूएस ऑफ स्टोकिंग जियोपॉलिटिकल राइवलरी बाय फॉर्मिंग एक्सक्लूसिव क्लब्स। अब ये जो वैंग यी हैं मार्च 7 को जो बोले, और ये क्या क्या बोले, कह रहे ये जो वैंग यी है ना फॉरेन मिनिस्टर, बात करते हुए, स्पीक करते हुए बेजिंग में, और किस दौरान, नेशनल पीपल कांग्रेस के दौरान, वहाँ के कोई पॉलिटिकल इवेंट के दौरान, ऐसा समझ लो। तो कह रहे वहाँ पे वैंग यी इस नेशनल पीपल कांग्रेस में बोलते हुए, बेजिंग की, चाइना की पार्लियामेंट में बोलते हुए, इन्होंने अक्यूज़ कर दिया, इन्होंने आरोप लगा दिया यूएस पे, और किस चीज़ का, हवा देने का, भड़काने का, झोंकने का, जियोपॉलिटिकल राइवलरी को, वैश्विक राइवलरी को, कंपटीशन को, और कैसे फॉर्म करके एक्सक्लूसिव क्लब्स, बड़े बड़े खास क्लब्स को बना करके, एक्सक्लूसिव क्लब्स को बना करके। मिस्टर वैंग की वर्ब है अक्यूज्ड, स्पीकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब वैंग यी ने अक्यूज़ किया था, यूएस को आरोप लगाया था, तब वो उस वक्त चाइना की पार्लियामेंट में खड़े होकर बात कर रहे थे। आगे बात समझ में? स्टोक करना, भड़काना, फैन करना, इंसाइट करना, स्टरअप करना, इंस्टिगेट करना, है ना। राइवलरी मतलब कंपटीशन या हॉस्टाइल कंपटीशन, ऐसा कंपटीशन जिसमें दुश्मनी वाली फीलिंग हो, राइवलरी। अच्छा, अब ये अक्यूज़ के बाद में आप ऑफ लगाते हैं, आपको पता है ऑलरेडी। अक्यूज़ का एक सिनोनिम है ब्लेम, इसके बाद में फॉर लगता है। अक्यूज्ड ऑफ या ब्लेम फॉर, दोनों एक ही बात है।
अब मैं आप सभी को चाहूँगा कि ये बाकी की जो 4 क्राइम से जुड़ी हुई जो वर्ब्स हैं, इनके साथ में सही प्रेपोजिशन कौन सा लगेगा, है ना। सब लोग इस मेंटल एक्सरसाइज को करेंगे। अक्यूज, ब्लेम मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी सारे भी कई बार कर चुके हैं। चार्ज, कॉन्विक्ट, अक्विट और एक्सोनरेट, इन चारों के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन प्रेफर किया जाता है। चलो, बहुत बार कर चुके हैं, सबको आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपडेट करो, जिसका सही होता है मैं उसको हार्ट दे देता हूं ताकि सब लोगों को पता लगे। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है ही सेड बाय स्ट्रेंथनिंग द फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस एंड पेडलिंग द क्वाड, piecing together AUKUS and tightening bilateral military alliances, the US was leading what he called a 5-4-3-2 formation in the region। कह रहा है उन्होंने बोला, ही सेट, वैंग यी ने, और क्या कह रहा है, स्ट्रेंथन करके मजबूत बना के फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस को। ये फाइव आइज आप जानते हैं 4-5 कंट्रीज का फाइव आइज है, तो 5 कंट्रीज का ग्रुप है इंटेलिजेंस गैदरिंग का, इंटेलिजेंस शेयरिंग का। तो इन्होंने यही बोला कि कह रहा है पहला तो ये काम करके एक फाइव आइज नाम के इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस को स्ट्रेंथन करके मजबूत बना के, और दूसरा काम क्या, पैडल करके क्वाड को, पैडल जानते हैं ना, प्रमोट करना, प्रमोट करके क्वाड को, और तीसरा काम क्या, पीस टुगेदर करके ऑकस को। ऑकस का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, तीनों कंट्रीज का एक ग्रुप है ऑकस, है ना। पीस टुगेदर करके, असेंबल करके, फैब्रिकेट करके, फॉर्म करके ऑकस को। और चौथा काम क्या, टाइटन करके, मजबूत करके बायलेटरल मिलिट्री अलायंसेस को, दो तरफा मिलिट्री अलायंसेस को, जापान के साथ, फिलीपींस के साथ। कह रहा है ये सारे काम करके उल्टे सीधे वैंग यी क्या बोला कि ये सारे काम करके अमेरिका जो है ना, अमेरिका लीड कर रहा था, और किसको, एक ऐसी चीज़ को जिसको वैंग यी ने बुलाया 5-4-3-2 फॉर्मेशन इस पूरे रीजन के अंदर। तो वैंग यी ने यही बोला कि यूएस जो है 5-4-3-2 फॉर्मेशन बना रहा है, हर तरफ से इस पूरे एरिया को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर लाना चाहता है। आगे बात समझ में। ही की वर्ब है सेड, ही आया वैंग यी के लिए, यहाँ पे अगेन ही की वर्ब है कोल्ड, ही आया वैंग यी के लिए। यूएस की वर्ब है वॉज लीडिंग। यूएस 4 काम कर रहा था, 5 आइस से 5 वाली फॉर्मेशन बना रहा था, क्वाड से 4 वाली फॉर्मेशन बना रहा था, पीस टुगेदर करके ऑकस को 3 वाली फॉर्मेशन बना रहा था, इसमें 3 कंट्रीज हैं, और टाइटन करके बायलेटरल मिलिट्री अलायंसेस को 2 वाली फॉर्मेशन बना रहा था। पैडल करना आप जानते हैं, पीस टुगेदर करना मतलब चीज़ों को जोड़ देना। जब पीस 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 लाओगे और टुगेदर कर दोगे तो आप असेंबल करते हो, चीज़ों को फॉर्मुलेट करते हो, फैब्रिकेट करते हो। चलिए बढ़े आगे। कह रहा है द ब्रॉडर गोल ही सेड वॉज टू इस्टेब्लिश एन इंडो पैसिफिक वर्जन ऑफ नेटो। तो वैंग यी ने यही बोला कि ये सारे जो नाटक कर रहा है ना यूएस, इसका ब्रॉडर गोल, इसका बड़ा जो गोल है, बड़ी पिक्चर वही है, वो था इस्टेब्लिश करना एक इंडो पैसिफिक वर्जन को, एशियन वर्जन को नेटो के। गोल की वर्ब है वॉज, ही की वर्ब है सेड, ही आया वैंग यी के लिए। चलिए सिंपल सा आर्टिकल है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। कह रहे हैं इन रिसेंट वीक्स बेजिंग हैज़ रेपिटेडली ब्लेम्ड नेटो फॉर द क्राइसिस इन यूक्रेन। कह रहा है हाल के हफ्तों में बेजिंग ने, चाइना ने बार बार ब्लेम किया है नेटो को, और किसके लिए, इस क्राइसिस के लिए, जो तूफान, जो आपदी, जो तूफान आया हुआ है यूक्रेन के अंदर। बेजिंग की वर्ब है हैज़ ब्लेम, ब्लेम फॉर एंड अक्यूज ऑफ एक ही बात है, ब्लेम फॉर एंड अक्यूज ऑफ एक ही बात है ना। कह रहा वाइल क्लेमिंग टू से न्यूट्रल इट हैज़ मूव टू रीअफर्म टाइज विद रशिया विच बेजिंग ऑन मंडे डिस्क्राइब्ड एज रॉक सॉलिड्स। अब बता रहा है चाइना जो है कैसे यूएस से, मतलब यूएस को जो आंखें दिखा रहा है कैसे, कह रहा है क्लेम करके स्टे होने का न्यूट्रल, दावा करके कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, ऐसा दावा करते हुए चाइना जो है ना, बेजिंग जो है ये मूव कर चुका है रीअफर्म करने को अपने रिश्तों को रशिया के साथ। रीअनफर्म करना मतलब रीकन्फर्म करना, रीस्टेट करना, फिर से जोर देके किसी बात को कहना। तो ऐसा क्लेम करके, पहले तो ये क्लेम कर रहा था कि मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, अब ये कह रहा है कि मैं तो रशिया का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, रीअफर्म कर रहा है अपने रिश्तों को। कह रहा है ये वो रिश्ते हैं जिसको बेजिंग ने, चाइना ने सोमवार को डिस्क्राइब किया, और कैसे रॉक सॉलिड, पत्थर की तरह मजबूत। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से धीमे धीमे चाइना जो है रशिया का साथ इस पूरे क्राइसिस में दे रहा है। इट की वर्ब है मूव्ड, हैज़ मूव्ड, बीजिंग की वर्ब है डिस्क्राइब्ड, क्लेमिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। रिफॉर्म का मतलब होता है रीस्टेट करना, फिर से जोर देके किसी चीज़ को कन्फर्म करना। कह रहा व्हेन द टू कंट्रीज लीडर्स met for a summit on February 4th, China backed Russia on its concerns on NATO's eastward expansion in Europe, and Russia returned the favor with both criticizing the US Indo-Pacific strategy। अब ये 4 तारीख को मिले थे पुतिन और शी जिनपिंग, तो क्या खिचड़ी पकी इनकी, अब वो बता रहे हैं। कह रहे दोनों कंट्री के लीडर्स जब मिले एक समिट के लिए, एक शिखर वार्ता, एक कॉन्फ्रेंस के लिए,
टॉप कॉन्फ्रेंस के लिए जो है फरवरी 4 को चाइना ने सपोर्ट किया रशिया को इसके उन कंसर्न्स पे, उन चिंताओं पे जो है नेटो के ईस्ट वर्ड एक्सपेंशन की, ईस्ट के अंदर, पूर्व के अंदर फैल जाने की, और कहाँ पे, यूरोप में। तो चाइना ने ऐसे रशिया को सपोर्ट किया और कह रहा रशिया ने रिटर्न कर दिया फेवर को, रशिया ने बराबरी में मतलब अपना एहसान जो है पूरा जता दिया। रिटर्न द फेवर का मतलब होता है आप पे कोई एहसान किसी ने किया, आपने उसका बदला चुका दिया। तो कह रहा रशिया ने बदला चुकाया, रिटर्न द फेवर किया। और कैसे, दोनों ही कंट्रीज के क्रिटिसाइज करने के साथ ही अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को, एशिया की स्ट्रेटजी को। तो ऐसे ही खिचड़ी पकड़ी है इनकी। चाइना जो है रशिया के साथ मिलके अमेरिका को गाली देता है और रशिया बदले में चाइना के साथ मिलके अमेरिका को गाली देता है। लीडर्स की वर्ब मेट, चाइना की वर्ब बैक्ड, रशिया की वर्ब रिटर्न। रिटर्न द फेवर इंग्लिश में एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है किसी का एहसान चुकाना। ईस्टवर्ड मतलब टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्टवर्ड है ना, टुवर्ड्स ईस्ट। और बढ़े आगे, सिंपल है ना। कह रहा बियॉन्ड देयर ऑलरेडी डीप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लिंकेजेस दीज मिरर्ड कंसर्न्स ऑन यूएस अलायंसेस आर इमर्जिंग एज अ पावरफुल बाइंडिंग ग्लू इन चाइना रशिया एक्सिस। कह रहा पार, बियॉन्ड, और किसके भाई, उनके पहले से ही बहुत गहरे सियासी और इकोनॉमिक जो लिंकेजेस हैं, पॉलिटिकल और आर्थिक जो उनके रिश्ते हैं। कह रहा है इन रिश्तों के भी पार, ये रिश्ते तो हैं ही और बहुत पुराने और बहुत गहरे हैं। कह रहा है इनके पार हुआ क्या, ये जो मिरर कंसर्न है ना, ये जो एक दूसरे के लिए म्यूचुअल कंसर्न है, तू मेरे दुश्मन को गाली दे, मैं तेरे दुश्मन को गाली दूंगा, मिरर्ड है, एक दूसरे के सामने रेसिप्रोकल है। और किस पे, यूएस अलायंसेस पे। कह रहा है ये जो है ना, ये इमर्ज हो रहे हैं, उभर करके आ रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल गोंद के तौर पे, बाइंडिंग ग्लू के तौर पे। बाइंडिंग ग्लू मतलब फेविकोल। तो ये एक पावरफुल फेविकोल के तौर पे आ रहे हैं, बाइंडिंग ग्लू के तौर पे आ रहे हैं। और किसके सामने, रशिया चाइना के एक्सिस के अंदर, रशिया और चाइना के धुरी के ऊपर। एक्सिस का मतलब है इन दोनों की जुगलबंदी। आगे बात समझ में। तो रिश्ते तो अच्छे थे ही, अब दोनों जो है खिचड़ी पकाते हैं और मौके पे चौका मारते हैं, दोनों मिल के गाली देते हैं यूएस को, इंडिया को। तो इससे क्या होता है कि इससे इनके कंसर्न्स जो है इमर्ज होकर के आ रहे हैं एक बहुत ही अच्छी गोंद के तौर पे, बाइंडिंग ग्लू के तौर पे। कंसर्न्स की वर्ब है आर इमर्जिंग। इमर्ज का मतलब होता है उभर करना, उभर करके आना, है ना, अपीयर होना। मिरर्ड मतलब जैसा इधर वैसा उधर, दोनों हाथ एक जैसे, रेसिप्रोकल या म्यूचुअल भी बोलते हैं। कह रहा है न्यू दिल्ली विल नीड टू कंसीडर हाउ दिस विल इम्पैक्ट इट्स रिलेशंस विद रशिया। अब यहाँ पे आ गया मतलब इंडिया की बात। कह रहा अब ये सारी बातों की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली को, इंडिया को ज़रूरत होगी वो कंसीडर करे कि वो कैसे ये सारी चीज़ इम्पैक्ट करेगी इसके क्लोज रिलेशंस को रशिया के साथ। दिल्ली की वर्ब है विल नीड, दिस की वर्ब है विल इम्पैक्ट। कह रहा बाय explicitly equating the Quad, which is not a military pact, with other security agreements, China now also appears to be clearly situating India as a part of US exclusive club. कह रहा है चाइना जो है अब इंडिया को नए लेंस से देखने लगा है, नए जो है दृष्टिकोण के साथ में, पर्सपेक्टिव के साथ में। कह रहा है साफ तौर पे एक्सप्लिसिटली इक्वेट करके, बराबर करके क्वाड को, और किसके, कह रहा है वो क्वाड जो कि एक मिलिट्री पैक्ट है ही नहीं, ये वो क्वाड है जिसमें कोई मिलिट्री कॉपरेशन की बात होती नहीं है। कह रहा है ऐसे एक क्वाड नाम के ग्रुप को इक्वेट करके, बराबर करके, और किसके साथ, विद लगा के बता रहा है, दूसरे सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स के साथ में, है ना। कह रहा है ऐसा करके क्वाड को एक दूसरा सिक्योरिटी एग्रीमेंट बता करके, जबकि वास्तव में नहीं है। कह रहा है चाइना अब अपीयर होता है, दिखाई देता है कि वो साफ तौर पे सिचुएट कर रहा है, डिटरमिन कर रहा है इंडिया को, और किसके तौर पे, एक हिस्से के तौर पे यूएस एक्सक्लूसिव क्लब के। आगे बात समझ में, है ना। तो क्वाड तो मिलिट्री पैक्ट है ही नहीं, फिर भी क्वाड को ये नाटो से और जो दूसरे मिलिट्री पैक्ट्स हैं उनसे कंपेयर करता है। अब इसका मतलब यही है कि चाइना मानता है कि इंडिया जो है ना यूएस के एक्सक्लूसिव क्लब का पार्ट है, हमारा परमानेंट एनिमी है। विच की वर्ब इज, विच आया है क्वाड के लिए। चाइना की वर्ब अपीयर्स टू बी सिचुएटिंग, यहाँ पे प्रेजेंट जो है मतलब कंटिन्यूस इन्फिनेटिव है। किसी काम को जब कंटिन्यूसली देख रहे होते हो ना तो टू बी प्लस में वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बताते हो। सिचुएट करने का मतलब होता है डिटरमिन करना, किसी चीज़ को सर्टेन बनाना। पैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट या कॉम्पैक्ट, किसी से कोई रिश्ता, कोई संधि कहलाती है पैक्ट। आगे बढ़े। कह रहा है न्यू दिल्ली हैज़ रिजेक्टेड द नोशन, नई दिल्ली ने रिजेक्ट कर दिया इस नोशन को, इस विचार को। नई दिल्ली ने बिल्कुल सीधे से खारिज किया है इस पूरी बात को। दिल्ली की वर्ब है हैज़ रिजेक्टेड। नोशन का मतलब होता है विचार, आइडिया, डोगमा या टेनेट। अब कैसे किया, कह रहा ओनली लास्ट मंथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर सेड इंटरेस्टिंग पार्टीज वर मेकिंग अ लेजी एनोलॉजी ऑफ एन एशियन नेटो एंड इंडिया वॉज नॉट अ यूएस ट्रीटी अलाई। कह रहा है अभी पिछले ही महीने हमारे
मतलब हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं जयशंकर साहब, इन्होंने कहा कि कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जिनको बड़ा मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। कह रहा है ऐसी पार्टियां मेक कर रही हैं एक बहुत ही आलसी भरी कंपैरिजन को। लेजी मतलब आलस भरा, एनोलॉजी मतलब कंपैरिजन। और किसका? एशियन नेटो का, है ना। और कैसे? इंडिया जो है वो नहीं है यूएस का कोई भी ट्रीटी अलाई, इंडिया की यूएस से कोई भी ट्रीटी वाली और जो है संधि नहीं है, इस तरह की संधि नहीं है जिसमें मिलिट्री कोऑपरेशन हो। आगे बात समझ में। एनोलॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन करना, किसी चीज़ का आप एग्जांपल देते हो ना कंपेयर करके, देखो वो तो ऐसा है, तो आप एनोलॉजी देते हो। तो इंडिया ने यही बोला कि इंटरेस्टिंग पार्टीज यानी कि चाइना, वो एक बहुत ही लेजी एनोलॉजी कर रहा है, बिल्कुल आलस भरी एनोलॉजी दे रहा है, क्योंकि वो ठीक से चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है ना, लेजी होकर के बस सीधे सीधे इंडिया को नेटो बता रहा है, मतलब क्वाड को नेटो, एशियन नेटो की बात बता रहा है। जयशंकर साहब की वर्ब है सेट, पार्टीज़ की वर्ब है मेकिंग, या इंटरेस्टिंग पार्टीज़ मतलब चाइना की बात हो रही है, लेजी मतलब लेथार्जिक, आलस भरा, लैकेडासिकल, लेड बैक, कल किए थे सारे वर्ड्स, एनोलॉजी मतलब कंपैरिजन, इंडिया की वर्ब है वॉस, अलाई मतलब दोस्त। कह रहा इंडीड सम इन न्यू दिल्ली हैव कम टू व्यू Beijing's aggressive moves along the LAC in 2020 as a warning sign to deter India-US relations। कह रहा वास्तव में कुछ बड़े लोग जो दिल्ली में बैठे हैं, जो मैंड्रिन्स, जो बड़े बड़े अधिकारी या बाबू हैं, वो कम टू हो चुके हैं इस व्यू तक, इस नज़रिए तक। और किसके? वो देखते हैं बीजिंग के अग्रेसिव मूव्स को, बीजिंग के आक्रामक हरकतों को LAC के अलोंग, LAC के आसपास सन 2020 में जो हुई थी, और कैसे एक वार्निंग साइन के तौर पे जो है डिटर करने का इंडिया और यूएस के रिलेशंस को। तो बहुत लोग जो है दिल्ली में बैठ के यही सोच रहे हैं, बड़े अधिकारी, कि जो बीजिंग का जो सारा एग्रेसिव मूव्स है ना, ये वो उसको इसी तरह से देखते हैं कि एक वार्निंग साइन है इंडिया के लिए कि आप यूएस से नज़दीकियाँ मत बढ़ाओ। सम की वर्ब है हैव कम, एग्रेसिव आप जानते हैं, हॉस्टाइल होता है जो डिटर करना, रोकना, किसी को किसी काम से जो है आगे ना जाने देना, है ना। रिफ्रेन करना, रोकना, डिटर करना, स्टॉप, हिंडर, प्रिवेंट, सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। चलिए कॉन्सेप्ट करेंगे ग्रामर का। एक रीडिंग बहुत सारी हो गई, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, मुझे आप पहले ये बता दो, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, इंडिया और चाइना के बीच की डी फैक्टो लाइन है बॉर्डर की। इस LAC के पहले द लगना क्या सही है या इससे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है? जगहों के नाम के आगे कभी द नहीं लगता, कभी नहीं देखोगे द जम्मू एंड कश्मीर, द राजस्थान, द हरियाणा, है ना। फिर LAC भी एक जगह है, तो इसके आगे द क्यों लग गया भाई? चलो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो रूल सीधा सा ये कहता है कि जगहों के नाम के आगे, जोग्राफिकल लोकेशंस के आगे द ना लगाएं। किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी कॉन्टिनेंट, किसी भी स्टेट, किसी भी गली मोहल्ले के नाम के आगे द नहीं आता। लेकिन ये रूल अधूरा है, ऐसे हर गली मोहल्ले, शहर और स्टेट के नाम के आगे द आएगा जिनके नाम में प्लूरलिटी होती है। या तो उनके नाम में आ जाए यू का मतलब है यूनाइटेड, तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, प्लूरलिटी होगी ना, यूनाइटेड है, बहुत सारे हैं और यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं एक साथ, तो प्लूरलिटी की फीलिंग आ गई तो द लगेगा। या फिर उनके नाम के लास्ट में प्लूरल S लगता हो, बहामास, फिलीपींस, मालदीव्स, है ना, नेदरलैंड्स, जिनके लास्ट में S आ रहा है वहाँ पे द लगना है। तो ये हो गई इस रूल की एक्सेप्शन। तीसरी एक्सेप्शन क्या है? वर्चुअल और इमेजिनरी लोकेशंस हमेशा अपने आगे द लेगी। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक वर्चुअल लोकेशन है, हमने अपने आप डिसाइड की है, ये कोई जगह थी नहीं, है ना। LOC है, इंडिया पाक का बॉर्डर है, हमने खुद से डिसाइड किया है। नॉर्थ पोल है, ये भी कोई जगह नहीं है, ये हमने खुद से एक एरिया को नॉर्थ पोल बोलना शुरू कर दिया। कोई पोल थोड़े ना खड़ा हुआ है वहाँ पे नॉर्थ में। इक्वेटर है, कोई लाइन थोड़ी ना निकलती है इक्वेटर, ऐसे ही हमने मान ली कि इक्वेटर है, इसके दोनों ऊपर नीचे बराबर है सब कुछ, है ना। तो ये सारी जो इमेजिनरी लोकेशंस हैं इनके आगे द आपको हमेशा लगाना है। एक सेंटेंस के जरिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। द टूरिस्ट कमिंग टू मालदीव्स फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप हैव टू क्रॉस इक्वेटर अलोंग द वे। टूरिस्ट जो मालदीव्स के लिए आ रहे हैं, मालदीव्स को आ रहे हैं यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट से, उनको क्रॉस करना पड़ता है भूमध्य रेखा को, इक्वेटर को, अपने रास्ते में अलोंग द वे। सबसे पहली गलती क्या है सर? मालदीव्स, पीछे S आ रहा है, जगह का नाम है लेकिन प्लूरलिटी की फीलिंग है, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे आप द, ठीक है, पहली गलती ये। दूसरी गलती क्या? दूसरी गलती ये कि यूरोप के आगे द कैसे आ गया? यूरोप में तो प्लूरलिटी की फीलिंग नहीं आती, तो इसका द निकाल दो। और तीसरी गलती क्या है? इक्वेटर के आगे द लगाना था, इक्वेटर तो इमेजिनरी लोकेशन है, तो द इक्वेटर आपको लिखना था। आगे बात समझ में, प्रैक्टिकली आपको पूरा कॉन्सेप्ट करवा दिया है। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है इंडियाज फर्म एंड करेक्ट रिस्पॉन्स हैज़ बीन to hold the line and continue deepening ties not only with the US and the Quad
but also other Indo-Pacific partners to underline it will not be swayed। इस सेंटेंस में एक एरर है, आप ढूंढो पकड़ो, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, पहले आपको पकड़नी है, ठीक है। कह रहा है इंडिया का जो मजबूत और सही रिस्पॉन्स है, मजबूत और सही प्रतिक्रिया है, वो रही है कि वो होल्ड द लाइन करेगा, इंडिया अपनी जगह पे अड़ा रहेगा। होल्ड द लाइन का मतलब होता है अपने रास्ते से ना हटना। तो कह रहा है इंडिया ऐसा करता रहेगा और कंटिन्यू करेगा। क्या करेगा? मजबूत डीपन करना रिश्तों को, गहराना रिश्तों को, ना केवल यूएस और क्वाड के साथ बट ऑल्सो दूसरे इंडो पैसिफिक पार्टनर्स के साथ में। और क्यों? अंडरलाइन करने के लिए, इस चीज़ पे प्रकाश डालने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कि इंडिया को आप स्वे नहीं कर सकते हो, इंडिया कैन नॉट बी स्वेड, इंडिया को डोमिनेट या इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। तो इंडिया का यही रिस्पॉन्स रहा है ना। आप एलएसी पे लड़ाई करोगे तो हम एलएसी पे लड़ाई करेंगे, आप गलवान में घुसोगे तो हम ब्लैक टॉप पे चढ़ जाएंगे, आप यहाँ पे हमें बैन करोगे तो हम आपकी ऐप्स को बैन करेंगे। तो होल्ड द लाइन करेंगे और आपको सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से इंडिया नहीं चलता है। रिस्पॉन्स की वर्ब है हैज़ बीन, इट की वर्ब है विल नॉट बी स्वेड। स्वे का मतलब होता है इन्फ्लुएंस या डोमिनेट करना। अंडरलाइन का मतलब होता है प्रकाश डालना, थ्रो लाइट अपॉन समथिंग, इसको हाईलाइट करना, अंडरस्कोर करना, एम्फसाइज करना, सब इसके सिनोनिम्स हैं, बहुत बार कर चुके हैं। अब इसमें जो एरर है वो आप खुद पकड़ो, मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर वापस आकर के इस एरर को करवाऊंगा, ठीक है। अब एक बार कंटिन्यू करते हैं अपने रीडिंग को। कह रहा था अदर मैसेज फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन दैट सेंसिटिविटी टू कंसर्न्स हैज़ टू बी म्यूचुअल एंड कैन नॉट बी डिमांडेड फ्रॉम वन साइड व्हेन इग्नोर्ड बाय द अदर। दूसरा जो पैगाम, जो संदेश इंडिया से आया है, हैज़ बीन वो रहा है कि जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदनशीलता है, और किसके लिए? कंसर्न्स के लिए, चिंताओं के लिए, ये म्यूचुअल होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हम आपकी चिंताओं को समझें तो आपको भी हमारी समझनी पड़ेगी। तो ये दूसरा मैसेज आया चाइना के लिए, है ना। और कह रहा है ये जो है ना, मतलब सेंसिटिविटी जो है वो म्यूचुअल होनी चाहिए और ये नहीं डिमांड की जा सकती है एक साइड की तरफ से, दोनों में से एक की तरफ से, और जबकि वो इग्नोर कर दी जाए दूसरे के द्वारा। अब बात किसकी कर रहा है? सेमीकोलन लगा के बता रहा है चाइनाज रिलेशनशिप विद पाकिस्तान बीइंग अ केस इन पॉइंट। चाइना के रिश्तों की बात की जा रही है पाकिस्तान के साथ। ये रिश्तों की बात जो है ना, ये केस इन पॉइंट है, ये कई पॉइंटों में से एक पॉइंट है ना। इंडिया को लगता है कि बहुत सारी जगह चाइना चाहता है कि इंडिया तो कोऑपरेट करे, लेकिन चाइना नहीं करता है। तो उन्हीं में से एक जो एग्जांपल दिया है इसने, चाइना का रशिया जो है पाकिस्तान के साथ नज़दीकियाँ, जो रिश्ते बने हुए हैं उनकी। मैसेज की वर्ब है हैज़ बीन, सेंसिटिविटी की वर्ब है हैज़ टू बी, दूसरी वर्ब है कैन नॉट बी डिमांडेड। बढ़े आगे। जब आप कहते हो कि यूएस से नज़दीकियाँ मत बढ़ाओ, यूएस हमारा दुश्मन है, हमारी नहीं बनती है, तो हम भी तो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से नज़दीकियाँ मत बढ़ाओ, सीपैक मत करो, पाकिस्तान से भी हमारी नहीं बनती है। तो ये म्यूचुअल कंसर्न्स होने की ज़रूरत है, ये इंडिया का मैसेज है। मिस्टर वांग डिड एक्नॉलेज दैट रीसेंट सेटबैक्स इन टाइज सूटेड नीदर इंडिया नॉर चाइना, अ व्यू न्यू दिल्ली शेयर्स। कह रहा वैंग यी ने इस चीज़ को भी एक्नॉलेज किया, माना कि हाल में जो सेटबैक्स आए हैं, जो रिश्तों में खटास आई है। कह रहा है सेटबैक्स इन टाइज मतलब रिश्तों में खटास या ब्लो या डैमेज इन टाइज। कह रहा है ये सूट करते हैं ना तो इंडिया को ना चाइना को, ये सही है ना इंडिया के लिए ना चाइना के लिए। और ये एक ऐसी व्यू है जिसको नई दिल्ली भी शेयर करता है। तो एक बात पे तो दोनों इंडिया और चाइना एक दूसरे से मेल खाते हैं कि रिश्तों में जो खटास है उससे दोनों में से किसी का फायदा नहीं हो रहा। सेटबैक्स की वर्ब है सूटेड, दिल्ली की वर्ब है शेयर्स, वैंग यी की वर्ब है डिड एक्नॉलेज। कह रहा द टू साइड्स will meet on March 11th for the next round of military talks to take forward LAC disengagement। दोनों साइड्स मिलेंगी 11 मार्च को अगले राउंड के लिए, शायद 14वां या 15वां है, मिलिट्री टॉक्स का। और किस लिए? टेक फॉरवर्ड करने के लिए, आगे ले जाने के लिए LAC पे डिसएंगेजमेंट को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो दोनों का झगड़ा है उसमें डिसएंगेजमेंट को। आगे बात समझ में? टू साइड्स की वो है विल मीट। डिसएंगेज करना मतलब, इंगेजमेंट का मतलब है आपस में भिड़ंत, डिसएंगेजमेंट का मतलब है एकदम सुलझाना चीज़ों को, जो भिड़े हुए हैं उनको अलग अलग करना। LAC के आगे द आना चाहिए था, खुद भी लगा रहा है LAC के आगे द, लेकिन ये यहाँ पे छोड़ दे रहा है ना। न्यूज़पेपर वाले बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, एग्जामिनर जो इनके एडिटोरियल्स होते हैं जो ग्रामर रूल्स के साथ में, वहाँ पे LAC के लिए द लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया। कह रहा है एज इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू टू सीक अ मच नीडेड मॉडस विवेंडी टू रिस्टोर टाइज फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट इन डेकेड्स and ensure peace on border, they will also need to have a broader conversation about global currents that are reshaping their bilateral relations। अब ये लास्ट लाइन में दोनों के लिए एक सीख है, नसीहत है, क्या करना पड़ेगा। कह रहा है जैसे जैसे इंडिया और चाइना कंटिन्यू करते हैं, जारी रखते हैं, सीख करना, ढूंढना या पाना मच नीडेड बहुत ही ज़रूरी मॉडस विवेंडी को,
मॉडस विवेंडी का मतलब होता है एक ऐसा लाइफस्टाइल, एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा लाइफस्टाइल या एग्रीमेंट जिससे किसी डिस्प्यूट का टेम्परेरी सा सोल्यूशन निकल आए। मैं आपको एग्जांपल इसका बाद में दूंगा, ठीक है। कह रहे जैसे जैसे इंडिया और चाइना दोनों जा रही हैं कि भी किसी भी तरीके से इस बहुत ही ज़रूरी मॉडस विवेंडी को लाए, इस अग्रीमेंट का, इस पूरे बॉर्डर की जो लड़ाई है इसका एक टेम्परेरी सोल्यूशन निकालें, मॉडस विवेंडी वही है। और क्यों? रिस्टोर करने के लिए, टाइज को बहाल करने के लिए, रिश्तों को, और कहाँ से? अपने लोएस्ट पॉइंट से कई डेकेड्स में, कई दशकों में। कह रहे जैसे जैसे ये काम हो रहा है और साथ में इंश्योर करने के लिए पीस को बॉर्डर पे, रिस्टोर करना टाइज को और इंश्योर करना शांति को बॉर्डर पे। कह रहा है जैसे जैसे काम हो रहा है ना, उनको इस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, दे विल ऑल्सो नीड कि वो रखें बड़े कॉन्वर्सेशन को, बड़े स्केल की, ब्रॉडर कॉन्वर्सेशन को। और किस बारे में? ग्लोबल करंट्स के बारे में, वैश्विक रुझानों के बारे में, जो रीशेप कर रहे हैं, जो फिर से नई दिशा दे रहे हैं, नई शेप दे रहे हैं इनके बायलैटरल रिश्तों को, इनके दो तरफा रिलेशंस को। आई बात समझ में? तो यहाँ पे एक तरफ तो ये चाह रहे हैं कि अपनी लड़ाई खत्म करें, एक बार टेम्परेरी सा सोल्यूशन आ जाए, फिर बाद में लॉन्ग टर्म में देखेंगे बॉर्डर का क्या करना है, एक बार रिश्तों को बहाल करें। तो साथ साथ इनको ये कोशिश भी करनी चाहिए कि नए तरह से रिश्तों को डिफाइन करना है आपको, बाकी के जो इश्यूज हैं उन पर भी ब्रॉडर कॉन्वर्सेशन आपको करनी चाहिए। चाइना इंडिया की वॉर कंटिन्यू, दे की वॉर विल ऑल्सो नीड, दे आया है चाइना और इंडिया के लिए, ऑफकोर्स दैट की वॉर आर रीशेपिंग, दैट आया है ग्लोबल करंट्स के लिए। मॉडस विवेंडी आपको बता दूं मैं, मान लीजिए आप, चलो आपको एग्जांपल देते हैं कपल का। एक कपल है जिनकी आपस में लड़ाई हुई है, एक ही घर में रह रहे हैं, अब कहीं छोड़ के तो जा नहीं सकते, है ना, लेकिन लड़ाई हुई है तो बात भी नहीं कर रहे हैं। तो बाकी सब काम तो हो रहे हैं अपने टाइम से, बस बातचीत नहीं हो रही है। तो ये क्या है, इन कपल ने एक मॉडस विवेंडी निकाला है, एक ऐसा टेम्परेरी एग्रीमेंट निकाला है कि डिस्प्यूट का सेटलमेंट तो जब होगा जो होगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी नहीं रुकनी चाहिए। खाने की जगह खाना बनेगा, जहाँ जाना है उस हिसाब से बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे। बात समझ रहे हो? तो मॉडस विवेंडी यही होता है, एक लाइफस्टाइल होता है, टेम्परेरी एग्रीमेंट होता है किसी भी डिस्प्यूट के लिए। एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ, मॉडस विवेंडी हमेशा याद रहेगा। मॉडस मतलब तरीका, विवेंडी मतलब लाइफ, वे ऑफ लाइफ इज मॉडस विवेंडी। चलिए यहीं पे अपने रैपअप करेंगे सेशन को। इस क्विज को, मैं ये क्वेश्चन मैंने यहाँ छोड़ दिया था, आ जाओ यहाँ बता देता हूँ आपको फटाफट। नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इनके बाद में जिस टाइप का वर्ड आ रहा हो उसी टाइप का वर्ड, जैसे नॉट ओनली के बाद लगाए ना, तो बट ऑल्सो के बाद भी आपको लगाना है। अगर यहाँ नाउन तो यहाँ भी नाउन, अगर यहाँ वर्ब तो यहाँ भी वर्ब, यहाँ प्रेपोजिशन तो यहाँ भी प्रेपोजिशन, तीन पे ही लागू पड़ेगा। एडवर्ब एडजेक्टिव को इसमें मत काउंट करना, ठीक है। नाउन की जगह नाउन आएगा, वर्ब की जगह वर्ब, प्रेपोजिशन की जगह प्रेपोजिशन। अब इसको अपने टेक्निकली देखते हैं। यूक्रेन इज नॉट ओनली फाइटिंग रशिया बट ऑल्सो फाइनेंशियल क्राइसिस। यूक्रेन ना केवल रशिया से फाइट कर रहा है बल्कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस से भी फाइट कर रहा है। आ रही है बात समझ में? नॉट ओनली के बाद में क्या आ रहा है? फाइटिंग नाम की वर्ब। बट ऑल्सो के बाद में क्या आ रहा है? फाइनेंशियल क्राइसिस नाम का नाउन। यूक्रेन दोनों से ही फाइट कर रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नाउन रखा है वैसे ही यहाँ पे भी सिर्फ नाउन होना चाहिए। तो फाइटिंग जो वर्ब है ना, इसको उठा लो और इसको रख दो यहाँ पे, क्योंकि यूक्रेन ही तो फाइट कर रहा है ना, तो एक कॉमन चीज़ है, तो बाहर निकाल लो। यूक्रेन इज फाइटिंग नॉट ओनली रशिया बट ऑल्सो अ फाइनेंशियल क्राइसिस। आगे बात समझ में? यहाँ भी नाउन, यहाँ भी नाउन। यूक्रेन इज फाइटिंग नॉट ओनली रशिया बट ऑल्सो फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस। यूक्रेन ना केवल रशिया से फाइट कर रहा है बल्कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस भी कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, नॉट ओनली के बाद में आ रहा है नाउन, बट ऑल्सो के बाद में आ रही है वर्ब। तो क्या करें सर, वर्ब जो है ना यहाँ वाली, इसको नॉट ओनली के बाद में रख दो। यूक्रेन इज नॉट ओनली फाइटिंग रशिया बट ऑल्सो फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस। बस आपको बट ऑल्सो पकड़ लेना है, उसके बाद में जिस टाइप का वर्ब आ रहा हो, नाउन आ रहा हो, प्रेपोजिशन आ रहा हो, नॉट ओनली के बाद में भी उसी टाइप का आपको काम करना है। तीसरा देख लो, यूक्रेन इज नॉट ओनली फाइटिंग रशिया बट ऑल्सो इकोनॉमीज आर फेसिंग हाई इन्फ्लेशन। ना केवल यूक्रेन रशिया से फाइट कर रहा है बल्कि अर्थव्यवस्थाएं जो है बहुत तेज इन्फ्लेशन को फेस कर रही हैं। बट ऑल्सो के बाद में आ रहा है पूरा का पूरा क्लोज, इकोनॉमीज आर फेसिंग। तो नॉट ओनली के बाद में भी आना चाहिए क्लोज। तो कहने का मतलब है नॉट ओनली को ले आओ शुरू में। आ रही है बात समझ में? जब वहाँ क्लोज तो यहाँ भी क्लोज, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर यहाँ भी आना चाहिए नॉट ओनली के बाद, तो इसको शुरू में ले आओ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली यूक्रेन इज फाइटिंग रशिया बट ऑल्सो इकोनॉमीज आर फाइटिंग हाई इन्फ्लेशन। बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, नॉट ओनली को जब सेंटेंस की शुरुआत में लाते हैं तो सेंटेंस में हो जाता है इन्वर्जन। तो इस सेंटेंस को कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, नॉट ओनली हेल्पिंग वर्ब इज यूक्रेन फाइटिंग रशिया बट ऑल्सो इकोनॉमीज आर फेसिंग हाई इन्फ्लेशन। कूल कॉन्सेप्ट है, एडवांस कॉन्सेप्ट है, बेसिक की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे आपका रिवीजन हो गया। चलिए आ जाइए अपने क्विज पे। आसान सा क्विज है, मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल नहीं है। आजकल सुबह 7 बजे क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, तो सुबह ही आप ट्राई कर सकते हो क्विज को, है ना। सबसे पहले पूछा है कि कॉम्प्रिहेंशन में 5, 4, 3, 2 फॉर्मेशन में 3 कौन है। तो मैंने आपको
अच्छे से बताया था, ऑकस क्या है, नेटो क्या है, क्वाड क्या है ना, फाइव आइज क्या है। तो यहाँ पे 5 4 3 2 इसमें 3 कौन सा होगा, उस सेंटेंस को पढ़ो और उसमें से बताओ। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है चाइना के स्टैंस या पोजीशन को लेकर के क्वाड पे। क्वाड के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो चाइना नहीं कहता है। चाइना ने इसको एशिया वर्जन नाटो का बोला है। चाइना इसको एक मिलिट्री पैक्ट की तरह देखता है। चाइना ने देखा है क्वाड के एक्सपेंशन को एक रीजन के तौर पे यूक्रेन रशिया वॉर के, या इनमें से कोई भी नहीं। देखो इसका आंसर है सी। आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके होंगे, बड़ा आसान है। नेटो का एक्सपेंशन हो रहा है यूक्रेन रशिया वॉर के लिए, चाइना नेटो को बोल रहा है ना कि क्वाड को। एक्सपेंशन हो ही नहीं रहा क्वाड का, क्वाड में 4 ही कंट्रीज हैं, है ना। रशिया यूक्रेन वॉर से क्वाड का कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो सी जो है ना, सी, ये स्टेटमेंट ही गलत है। चाइना ने कभी ऐसा कोई क्लेम किया ही नहीं। चलो आ जाओ फिलर्स पे। बड़े आसानी से कर सकते हो। प्लान वर्ब कैसे यूज़ होगी, टू प्लस में ऑन कैसे यूज़ होता है, प्लान टू प्लस में प्लान ऑन, है ना। आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड को पकड़ना है, प्लान ऑन या टू के साथ। और यहाँ पे आपको देखना है कौन सी ऐसी, मतलब ऐसी कौन सी लोकेशन है जिसके आगे द लगेगा या नहीं लगेगा, उस हिसाब से वो बिल्कुल सही है। तो चेक कर लो आप, चारों में से कौन सी लोकेशन द लेगी, वहाँ पे फोर्थ वाले में पड़ जाएगी। 5वें क्वेश्चन में एक एरर मिलेगी आपको, 5 और 6 में 2 एरर्स हैं। पहली एरर है नॉट ओनली से जुड़ी हुई, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी करवाया है ना। और दूसरी एक जो एरर है चार्ज नाम की वर्ब से, ठीक है, चार्ज नाम की वर्ब से, हाँ, है ना। तो चार्ज वर्ब को चेक कर लेना, नॉट ओनली की पोजीशन को चेक कर लेना, 2 एरर्स आपको निकल जाएंगी। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक्स को पोस्ट कर रहा हूँ, आंसर्स को मैच कर लेना। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी कल, अंटिल देन साइनिंग आउट।